संविधान को इंटरप्रेट करने की जो फाइनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही है। मगर ये जो सवाल अब प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं कल, ये सवाल कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए इन सवालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी राय दे भी सकता है और अपनी राय ना भी दे। सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना जवाब देने से मना भी कर सकता है। मगर भारत में ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जहां कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहां कोर्ट गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू कर सकता है, उसको चेक कर सकता है कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं है। इवन पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए लॉज को भी जुडिशरी रिव्यू कर सकता है और ये देख सकता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। हेलो ऑल, दिस इज आशीष कुमार। कल हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 143 का यूज करते हुए कुछ सवालों का जवाब मांगा है, लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। तो उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में आ चुकी है और मैं देखता हूं कि कई जगह पर यह बात बोली जा रही है कि एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आर्टिकल 143 का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यूज कर दिया है। मतलब बातें ऐसी बनाई जा रही है जैसे कि कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया हो। मगर मैं आपको बात क्लियर कर दूं, साफ साफ बता दूं कि ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लॉ के बारे में या संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में कोई राय मांगी हो। यह पहले भी कई बार किया जा चुका है, मगर इस समय यह सवाल पूछने का एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 में तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में एक ऐसी जजमेंट दी है जिसने सरकार की पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर्स को, गवर्नर की पावर को काफी हद तक लिमिट किया है। और इसके खिलाफ काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से और अलग अलग बुद्धिजीवियों की तरफ से भी। उन्होंने इस ऑर्डर को काफी हद तक स्वीकार अच्छे तरीके से नहीं किया है और इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है। मैं आपको ये बात दोबारा से बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब आर्टिकल 143 का यूज हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो है, जो जानने वाली बात, वो ये है, देखिए पहले आप समझिए कि आर्टिकल 143 है क्या। आर्टिकल 143 को हम सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ का एक्सपर्ट है, संविधान का एक्सपर्ट है, संविधान को इंटरप्रेट करने की जो फाइनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि उन्हें किसी लॉ के ऊपर या संविधान के इंटरप्रिटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो वो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल पूछ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस उस केस में दे सकता है। यही पावर अभी यूज हुई है, इसी को हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी कहते हैं। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पूछ लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड टू आंसर दिस क्वेश्चंस अंडर आर्टिकल 143। रीजन क्या है? आर्टिकल 143 में पूछे हुए सवालों को अगर हम दो कैटेगरी में बांट दें तो इनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिलेट कर सकते हैं किसी लीगल इशू को लेकर जो कि संविधान एनफोर्स होने से पहले खड़ा हो गया था। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री एग्रीमेंट होता है, भारत और चीन के बीच में बाउंड्री एग्रीमेंट होता है और वो 26 जनवरी 1950 से पहले एग्रीमेंट हो गया था, मतलब इट्स अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। तो इससे जुड़ा अगर कोई लीगल डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, इससे जुड़ा अगर कोई लीगल क्लैरिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 143 के तहत मांग सकते हैं कि सर इस ट्रीटी में ये जो क्लॉज है, आपका इस पे क्या विचार है, हम इसके ऊपर ये एक्शन लेना चाहते हैं, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंड है अपनी एडवाइस देने के लिए इन दिस केस रिलेटेड टू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। मतलब जो ट्रीटी 26 जनवरी 1950 से पहले साइन करी गई थी, चाहे वो दो स्टेट्स के बीच में हो, भारत के दो स्टेट्स के बीच में हो, या किसी एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो, या भारत का किसी और पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हो 26 जनवरी 1950 से पहले, यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंड है अपनी एडवाइस देने के लिए, मगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड नहीं है। मगर ये जो सवाल अब प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं कल, ये सवाल कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए इन सवालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी राय दे भी सकता है और अपनी राय ना भी दे। सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना जवाब देने से मना भी कर सकता है। मोस्टली लोग इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि क्योंकि वो जजमेंट आई थी, जस्टिस खन्ना के बेंच के तहत वो जजमेंट डिलीवर की गई, जहां पर गवर्नर को बाउंड किया गया कि आप विद इन टाइम लिमिट, अगर स्टेट कोई बिल पास करता है तो विद इन टाइम लिमिट आप उस पर एक्शन लेंगे, और अगर आप उसे प्रेसिडेंट को भी भेजते हैं तो प्रेसिडेंट साहब भी उसके ऊपर एक लिमिटेड टाइम में, 1 महीने के अंदर अपना एक्शन लेंगे। इनडेफिनेटली उस पर एक्ट ना करने का स्कोप आपको अवेलेबल नहीं है। अब ये अपने आप में कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि सवाल ये उठाए गए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को बाउंड कर सके या गवर्नर को आदेश दे सके, या वो पार्लियामेंट से भी बड़ा हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बात उठाई थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है
और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाउंड नहीं कर सकता है। देखिए, इस मुद्दे पे भी मैं इसी वीडियो के अंदर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए भी और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी। मगर जैसे मैंने आपको फिर दोबारा से रिपीट कर दूं कि आर्टिकल 143 में इस केस में जो द्रौपदी मुर्मू जी ने सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट जवाब देने से मना भी कर सकता है, कोई जवाब ना भी दे, क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी नहीं है। ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता आर्टिकल 143 में। और ये मैं आपको बात और बता दूं कि इससे पहले भी कई ऐसे इंस्टांसेस हुए, कई ऐसे मौके आए हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है आर्टिकल 143 के तहत। और ऐसा जो सबसे पहला केस था वो था द री दिल्ली एक्ट केस 1951, री केरला एजुकेशन बिल केस 1958, री बेरूबरी केस 1960। री मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से रिलेट करता है, इस केस में री लगाना पड़ेगा। री स्पेशल कोर्ट्स बिल 1979, और अभी हाल ही में जो कल द्रौपदी मुर्मू जी ने सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ये भी आर्टिकल 143 का ही यूज है। तो ये पहली बार नहीं है कि आर्टिकल 143 का यूज हुआ है। दूसरी बात, अब ये बात मैं आपको आंसर कर दूं क्योंकि मैंने इस इशू के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर हमने इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमने डिस्कस किया था और हमने आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 को भी डिस्कस किया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। आई होप आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, हम उस मुद्दे पे आते हैं जहां यह बात बोली गई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कोई आदेश नहीं दे सकता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, मगर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यह बात बता दूं कि इंडिया में कम से कम यह बात बोलना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, फाइनली सुप्रीम है, यह शायद उतना सही नहीं है। रीजन, इंडिया फॉलो करता है बैलेंस ऑफ पावर। तीनों, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट सीओएम, और जुडिशरी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और जुडिशरी, तीनों अपने अपने एरिया में सुप्रीम है। मगर यह बोलना कि फाइनली इन तीनों में से कोई बड़ा है, यह बात गलत है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। भारत के अंदर हम बिलीव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी के अंदर। हाँ, अगर ये ब्रिटेन होता तो हम बोलते कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट का लॉ फाइनल है। वहां पर कोर्ट भी पार्लियामेंट के लॉ को टर्न डाउन नहीं कर सकता है। मगर भारत में यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जहां कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहां कोर्ट गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू कर सकता है, उसको चेक कर सकता है कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं है। इवन पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए लॉज को भी जुडिशरी रिव्यू कर सकता है और ये देख सकता है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। और अगर ये लॉ संविधान का वायलेशन करते हैं तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उन लॉज को वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सके, टर्न डाउन कर सके। और ऐसा पहले भी हो चुका है। ऑर्डिनरी लॉ की हम क्या बात करें, संविधान की हुई अमेंडमेंट को भी कोर्ट ने पहले मल्टीपल ओकेजन पे टर्न डाउन किया है। और अगर आपको एग्जांपल दूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब क्रिएट किया गया था संविधान को अमेंड करके, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टर्न डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू का यूज किया, जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज किया। और कोर्ट ये काम इसलिए भी कर सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भारत के अंदर संविधान का रक्षक माना गया है। कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो इस पे कोई डिबेट या आर्ग्यूमेंट या मुझे लगता है कंफ्यूजन का स्कोप है नहीं। रही बात यह कि इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि संविधान के किसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया? बिल्कुल, पहले भी कई बार हो चुका है। मिनर्वा मिल केस 1980, एक आर्टिकल 31C है, जो पॉलिटी पढ़ते हैं वो जानते हैं, संविधान का आर्टिकल 31C है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 अपने आप में एक संविधान कहलाया गया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया उसको। उसमें कई चेंजेस ऐसे लाए गए थे संविधान में जिससे जुडिशरी की पावर कम होती थी, जुडिशरी को कानून को रिव्यू करने की पावर छीन ली गई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस स्ट्राइक करते हुए, अपनी पावर्स को वापस बनाते हुए, अपनी इंडिपेंडेंस को वापस असर्ट करते हुए मिनर्वा मिल केस 1980 में बोला था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू जो आपने इतने सारे चेंजेस करे हैं, उनमें से कई चेंजेस हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर लेते हैं और हम उन चेंजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। उनमें से एक था आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में जो चेंजेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू डाले गए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई अमेंडमेंट्स को टर्न डाउन कर दिया था। तो पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी से पास करे लॉज को कोर्ट क्यों टर्न डाउन नहीं कर सकता, क्यों उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकता? मेनका गांधी केस 1978 में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बताया था कि हम स्ट्रिक्टली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं। अब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो कोर्ट की पावर कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिट करता है। तो कोर्ट ने इंडिकेशन दिया था कि हम
अमेरिकन सिस्टम जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब ना ही हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट के पास करे लॉस को भी रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अगर वो गलत है, संविधान का वायलेशन है, हम उसे टर्न डाउन भी कर सकते हैं। ऐसी पावर्स कोर्ट को आर्टिकल 13 भी देता है, आर्टिकल 32 भी देता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पास करे लॉज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन डिक्लेयर कर दे, और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट अपने आप में लीगली बाइंडिंग होती है, वो अपने आप में लॉ का इफेक्ट रखती है। पार्लियामेंट चाहे तो उस जजमेंट से इंस्पायर होकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, उस लॉ में अमेंडमेंट कर सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट को लॉज के साथ कंसिस्टेंट बनाया जा सके। अब यहां पर भी इस पर्टिकुलर केस में पार्लियामेंट के पास दो रास्ते हैं। या तो जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर तमिलनाडु केस में, या तो उस जजमेंट के हिसाब से संविधान को अमेंड कर दे। जैसे संविधान कहता है कि भाई जब भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करेगा तो गवर्नर के पास वो बिल आएगा और एज सून एज उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए, बट टाइम लिमिट नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने 3 महीने की टाइम लिमिट फिक्स कर दी है। तो अब पार्लियामेंट इसे मौके की तरह देखकर चाहे तो संविधान को अमेंड कर सकता है, 3 महीने की टाइम लिमिट डाल सकता है। तो आज हमने देखा कि प्रेसिडेंट मुर्मू का जो एक्शन है, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है एज एन ऑर्डिनरी पर्सन कि ये एक सिंबॉलिक एक्शन है। इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा लीगल इफेक्ट होने का मुझे तो कोई ऐसा चांस दिखता नहीं है। मगर हाँ, ये जुडिशरी को एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई आप जो कर रहे हो शायद अपनी बाउंड्री को आप क्रॉस कर रहे हो, अपनी लिमिट्स को आप क्रॉस कर रहे हो। प्रेसिडेंट या गवर्नर को बाउंड आपको नहीं करना चाहिए। जब संविधान नहीं किया तो आप क्यों करते हैं? मगर जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान में करी अमेंडमेंट्स को भी, संविधान की लिखी लैंग्वेज को भी इंटरप्रेट करने की पावर है। जो मिसिंग पार्ट्स हैं उसको ऐड करने की पावर है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देकर केशवानंद भारती केस में इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, अगर आप देखते हैं तो। और अब ये डिबेट जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में छिड़ गया है, फाइनली ये किसके फेवर में जाएगा? हम सिर्फ उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के फेवर में जाए, क्योंकि कोई भी अगर जीतता है तो दूसरे को हरा के जीतता है, और दोनों में से किसी ऑर्गन की भी अगर हार होती है तो देश का नुकसान है। तीनों ऑर्गन अपने आप में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों मिलकर काम करें जो आज तक करते आए हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें जो आज तक करते आए हैं, तो देश की डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी और हार्मनी भी प्रिवेल होगी। आई होप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझे एंड दे वर्क इन हार्मनी, दे वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।